गुड मॉर्निंग बच्चों, मिशन शिक्षा संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक विज्ञान जूनियर स्तर में आज हम पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं, तो पहले हम जाने प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। और जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तु कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। इसी में एक आता है रेसे, ये भी कृत्रिम भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ के बने पतले तंतु को रेशा कहते हैं। यह ऊन, कपास, कागज, पेड़ों की छाल, पॉलिस्टर और कई अन्य सामग्री के बनते हैं। इनके प्रकार क्या हुए? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं संश्लेषित रेशे। जो रेशे प्राकृतिक स्रोत से मिले, जैसे पौधों से या जंतु से प्राप्त हों, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी। अब ये प्राकृतिक रेशे भी दो भागों में बंटते हैं, दो भाग होते हैं इसके, है ना। एक होते हैं पादप तंतु और एक होते हैं जातव तंतु। पादप कौन से होते हैं? जो हमें पेड़ों से मिलते हैं, जैसे रुई, पटसन और मुंज। और जातव कौन से होते हैं? ऊनी और रेशम, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो जातव हो गए। और जो पेड़ों से मिलते हैं वो पादप रेशे हो गए। अब क्या हुए? संश्लेषित रेशे या फिर कृत्रिम सूत। वे सूत या रेशे जो प्राकृतिक रूप से जानवर या पौधों से तो नहीं मिलते, बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयान और एक्रिलिक, ये सब जो होते हैं वो हो गए। इसके बाद दूसरी मानव निर्मित वस्तु है प्लास्टिक। ये क्या होते हैं? रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन या उनके व्युत्पन्न आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, जैसे बेकेलाइट, प्लास्टिक, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी आदि। ये सब क्या हैं? प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक के दो भाग हो सकते हैं ना, दो प्रकार होते हैं, कठोरता और गलनांक के आधार पर। कौन कौन से होते हैं वो दो भाग? एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए थर्मोप्लास्टिक के बारे में जानें। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर कड़ी हो जाती है। ये क्रिया हम बार बार दोहरा सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, लेकिन ठंडा करने पर कठोर और खुरदरे हो जाते हैं, ठीक है। परंतु जब इन्हें पुनः गर्म करेंगे तो ये मुलायम नहीं होगी। इसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, जैसे कि बेकेलाइट। चलिए प्लास्टिक के उपयोगों के बारे में जानें। प्लास्टिक का उपयोग के आधार पर प्लास्टिक को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या बनता है? थैली बनती हैं, ना टूटने वाली बोतल बनती हैं, पाइप और बाल्टी आदि बनती हैं। फिर है एक्रिलिक। एक्रिलिक में क्या होता है? कार और ट्रकों के खिड़कियाँ बनती हैं। फिर है पॉलीप्रोपिलीन। ये क्या होता है? इससे रस्सी, रेसे और मजबूत पाइप बनते हैं। इसके बाद आता है थर्मोकोल, जिसे हम स्टायरोन भी कहते हैं। ये पैकिंग में काम आता है। संचारी सेल के केस बनते हैं इससे, और खिलौने बनते हैं, ठीक है। फिर है मेलामाइन। मेलामाइन से क्या बनता है? बर्तन बनते हैं। बेकेलाइट। बेकेलाइट बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पैन और हत्थे आदि भी बनते हैं। फिर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? नॉन स्टिक बर्तन, जो आपने देखे होंगे। नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोध परत चढ़ती है, किसकी? टेफ्लॉन की। अब कांच के बारे में जानें। कांच जो होता है एक क्रिस्टलीय ठोस है। कांच आमतौर पे क्या होता है? भंगुर होता है, यानी टूट जाने वाला, और अक्सर प्रकाशीय रूप से पारदर्शी होता है। कांच एक आकृष्टीय ठोस है जिसमें प्रवाहित होने की प्रवृत्ति द्रव की अवस्था कम होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं?
अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, यानी कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अब कांच के प्रकार कितने प्रकार के देखिए, कांच के कई प्रकार होते हैं लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। साधारण मधु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच और फोटोक्रोमिक कांच। ये 4 तरीके हैं कांच के जो महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले साधारण या मधु कांच। मधु कांच को हम सोडा कांच भी कहते हैं। ये परख नली हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, बोतलें बनाने के प्रयोग में आता है। सोडा कांच भंगुर होता है ना, जिसके कारण ये सुगमता पूर्वक टूट जाता है, ये आसानी से टूट जाएगा। साथ ही साथ ताप में अचानक परिवर्तन होता है तब भी इसमें दरार आ जाती है। यदि ये सबसे सस्ते होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कठोर कांच। कठोर कांच क्या होते हैं? ठोस कांच एक कठोर, भंगुर, पारदर्शी और पारभासी कांच है जो आमतौर पर सिलिका या अन्य खनिज को उच्च तापमान पर पिघलाकर और फिर क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए इसे तेजी से ठंडा करके बनाया जाता है। इसमें गर्म होने पर विभिन्न आकृतियों में ढाल भी सकते हैं इसे। ठोस कांच का उपयोग खिड़कियां, लेंस, कंटेनर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया जाता है। कठोर कांच जो होते हैं इनका तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह टूट भी जाएं तो बहुत सारे मिनी टुकड़ों में बन जाते हैं जिससे लोगों को चोट नहीं पहुंचती है। अब पढ़ते हैं फ्लिंट कांच के बारे में। फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन, लेंस बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो फ्लिंट कांच होता है इसी को हम कहते हैं लेड कांच। और ये लिथार्ज यानी PbO, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडा राख, चूना पत्थर और सिलिका को उचित मात्रा में मिलाकर बनते हैं। इसका सूत्र होता है K2O PbO6 SiO2। चलिए अब हम पढ़ेंगे फोटोक्रोमिक कांच के बारे में, जिसे हम प्रकाश वर्णी भी कहते हैं। फोटोक्रोमिक कांच का प्रयोग हम क्या करते हैं? धूप में करते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं लेंस जिनके ऊपर पराबैंगनी विकिरण पड़ने पर ये पहले से डार्क कलर के हो जाते हैं, यानी गहरे कलर के हो जाते हैं। और जब हम वापस आते हैं छाया में तो ये पुनः वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले। चलिए अब हम रंगीन कांचों के बारे में जानें। रंगीन कांच बनाने के लिए हमें कुछ पदार्थ और मिलाने होते हैं, जैसे कि हम यदि क्यूप्रस ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड मिला दें तो कांच हमारा लाल रंग का हो जाएगा। यदि हम उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दें तो वह गहरे नीले रंग का हो जाएगा। यदि हम उसमें क्रोमियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला दें तो वह हरे रंग का हो जाएगा। यदि हम उसमें मैग्नीज या निकल ऑक्साइड मिला दें तो वह बैंगनी कलर का हो जाएगा। और यदि हम इसमें कैडमियम सल्फाइड मिला दें तो यह पीले रंग का कांच हो जाएगा। जैसे जैसे पदार्थ बदलेंगे वैसे वैसे रंग बदलता जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मृत्तिका के बारे में। उच्च ताप पर पकाए हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को भी ही मृत्तिका कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग कुम्हार अपने बर्तन बनाने के लिए करता है, परंतु जब वह जिस मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको मृत्तिका नहीं कहते हैं। जब उसे आग में पका देता है उसके बाद वो लाल रंग का बर्तन बन जाता है, तो वो लाल रंग के बर्तन की जो मिट्टी होती है उसे हम मृत्तिका कहते हैं। चलिए अब साबुन के बारे में जानें। आप लोग सब लोग प्रयोग करते होंगे साबुन का। साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडे या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद साबुन का निर्माण होता है और ग्लिसरॉल मुक्त होता है। इसका सूत्र ये लिखा है, वसा या बसीय अम्ल प्लस NaO2 या KO2, चाहे NaO2 हो चाहे KO2 हो, इससे क्या बनेगा? साबुन बनेगा और ग्लिसरॉल मुक्त होगा, ठीक है। साबुन की तरह ही अपमार्जक एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डिटर्जेंट। अपमार्जक ऐसे पृष्ठीय संक्रियक पदार्थ हैं जिनके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता ज़्यादा होती है। साबुन से इसमें क्षमता
ज़्यादा होती है। ये प्रायः एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है जो साबुन के समान ही होता है, परंतु कठोर जल में क्या करता है, साबुन से अधिक विलय होता है ना। इसीलिए यह कठोर जल में क्या करता है, कपड़ों को साफ कर सकता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर जाने। साबुन और अपमार्जक। साबुन जो होता है ये कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ये जो होता है साबुन, ये Ca आयन और Mg आयन इनके साथ क्या करता है, संयोग करके सफ़ेद व चिकना अवशेष बना लेता है। जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी कपड़े धो सकता है, क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित Ca आयन और Mg आयन इनके साथ कोई भी अविलयन अवक्षेप नहीं बनाता है। साबुन में क्या होता है, आर्द्रता गुण होता है, कम आर्द्रता गुण होता है, और अपमार्जक में अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है। साबुन जो होता है ये नदियों में जाकर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जैव नियमनीकरणीय पदार्थ है। लेकिन जो अपमार्जक है वो क्या करता है, नदियों में जाता है तो प्रदूषण करता है, क्योंकि ये जैव नियमनीकरणीय नहीं होता है। अब आगे लास्ट, इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ, यानी साबुन को बनाने के लिए कच्चा पदार्थ जो होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जबकि अपमार्जक को बनाने के लिए कच्चा माल जो होता है वो वनस्पति तेल से प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमारे मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।